हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण। दूसरी न्यूज हम देखेंगे शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल। इसके बाद हम देखेंगे विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस। इसके बाद हम देखेंगे सियांग उनिंग महोत्सव। इसके बाद हम देखेंगे भारत में ई फार्मेसी। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की 5वीं परत। इसके बाद हम देखेंगे विंडसर फ्रेमवर्क। इसके बाद हम देखेंगे एडिनोवायरस। अब देखते हैं विस्तार के साथ। समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण। समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने कुछ समाचार चैनलों को आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों तथा विशिष्ट दिशानिर्देशों के उल्लंघन कर प्रसारित कुछ कार्यक्रमों के वीडियो को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। NBDSA न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है जो निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह खुद को भारत में समाचार, करंट अफेयर्स एवं डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की सामूहिक आवाज के रूप में वर्णित करता है। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के अनुचित और अनैतिक व्यवहार को रोकना या टेलीविजन समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को बदनाम होने से बचाना है। इसके बाद अब अगली खबर की तरफ चलें। शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल की शुरुआत की। यह सरकार द्वारा गठित 3 समितियों की मदद से उन लोगों की समस्या का निवारण किए जाने की सुविधा प्रदान करता है जो इंटरनेट सामग्री को हटाए जाने के अनुरोधों पर सोशल मीडिया कंपनियों को किए गए शिकायत से असंतुष्ट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नीतिगत संहिता के नियम 2021 में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था ताकि सोशल मीडिया कंपनियों को संविधान के तहत अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 द्वारा नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य किया जाए। नतीजतन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब उन अभिव्यक्तियों की अनुमति देने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो निजी तौर पर अवैध हो सकते हैं परंतु सार्वजनिक रूप से वैध हैं। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 3 GAC ग्रीवेंस अप्पेलेट कमेटी के गठन को अधिसूचित किया जो सोशल मीडिया तथा अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के खिलाफ उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान करेगी। इसके अतिरिक्त इन पैनलों के पास सामग्री मॉडरेशन के संबंध में इन प्लेटफॉर्मों द्वारा किए गए निर्णयों की निगरानी करने और उन निर्णयों को रद्द करने का अधिकार होगा। इसके बाद अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस। प्रतिवर्ष विश्व भर के गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस (NGO) 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाते हैं। इस वर्ष 6 महाद्वीपों के 89 से अधिक देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय NGO दिवस मनाया गया। विश्व NGO दिवस 2023 की थीम मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका एवं प्रभाव पर आधारित है। 17 अप्रैल 2010 को 9 बाल्टिक सागर NGO फोरम के 12 सदस्यीय देशों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने पर इस दिन को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के तहत इसे मान्यता दी गई थी। यद्यपि इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2010 में मान्यता दी गई थी और पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व NGO दिवस मनाया गया था। NGO गैर लाभकारी संगठन हैं जो लोगों, जानवरों और समुदायों को प्रभावित करने वाली कई मानवीय मामलों के समाधान का समर्थन करते हैं। ये संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरियों समेत विविध क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। सियांग उनिंग महोत्सव।
हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने सियांग उनिंग महोत्सव में भाग लिया, जो अरुणाचल प्रदेश के बोलिंग में आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उनिंग का त्योहार खेती के मौसम, आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत, वसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने हेतु मनाया जाता है। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी। यह तिब्बती बर्मी भाषा बोलने वाली आबादी है। वे सुदूर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी जिलों में रहते हैं। आदि समुदाय के लोग बेंत और बांस की वस्तुएं बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। सोलंग कटाई का त्योहार, जहां जानवरों की बलि और अनुष्ठान किए जाते हैं, और अरन एक शिकार त्योहार जहां परिवार के सभी पुरुष सदस्य शिकार हेतु जाते हैं, भी आदि जनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। इसके बाद अब आगे चलते हैं। भारत में ई फार्मेसी। फरवरी 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम 20 कंपनियों को ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिनमें टाटा, 1mg, फ्लिपकार्ट, अपोलो, फार्मेसी, अमेजन और रिलायंस नेटमेड्स शामिल हैं। भारत में ई फार्मेसी की वर्तमान स्थिति देखें तो भारत में ई फार्मेसी का विकास हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण रहा है और 2021 से 2027 के दौरान 21.28% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के सुदृढ़ विकास के साथ बढ़ने की संभावना है। इस वृद्धि के मुख्य कारकों में इंटरनेट एवं स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत तथा सुविधा और पहुंच की बढ़ती मांग शामिल हैं। ई फार्मेसी का विकास कोविड-19 के समय में तेजी से हुआ। कोविड-19 के दौरान दवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की आवश्यकता महसूस की गई थी। लॉकडाउन के दौरान लगभग 8.8 मिलियन परिवारों ने होम डिलीवरी सेवाओं का उपयोग किया। ई फार्मेसी खुद को डोरस्टेप डिलीवरी का सूत्रधार बताती है और वेंडिंग दवाओं के लिए खुदरा केमिस्ट्स के साथ तालमेल का दावा करती है। अब इसमें चिंता का विषय क्या है? पहला तो है दवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव। लाइसेंस के बिना ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दवाओं, स्टॉक की बिक्री या वितरण की पेशकश का दवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाओं के अंधाधुंध उपयोग से दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। और दूसरा है कोई वैधानिक समर्थन नहीं। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है। हालांकि औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 अथवा औषधि अधिनियम 1948 के तहत ई फार्मेसी की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं प्रदान की गई है। ई फार्मेसी का विनियमन। मसौदा ई फार्मेसी नियम वर्ष 2018 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया थे। मुंबई, मद्रास, दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय सहित कई न्यायालयीय आदेशों में ई फार्मेसी को विनियमित करने का आह्वान किया गया है। जून 2022 में जारी 172वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने ई फार्मेसी नियमों को अधिसूचित नहीं किए जाने के विषय में चिंता जताई। एक समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु ई फार्मेसी व्यवसायों और ऑफलाइन फार्मासिस्टों के हितों को लेकर संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। हाइब्रिडाइज्ड इकोसिस्टम में सभी की निगाहें स्वास्थ्य मंत्रालय पर हैं, जिसे ड्रग स्पेस यानी दवा क्षेत्र में ई कॉमर्स के नए तरीके को प्रभावी ढंग से विनियमित करना होगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। पृथ्वी की 5वीं परत। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने लगभग 650 किलोमीटर आंतरिक क्रोड त्रिज्या, संपूर्ण 1221 किलोमीटर डॉट की त्रिज्या के साथ एक 5वीं नई परत अंतरतम आंतरिक क्रोड के अस्तित्व की पुष्टि की। इन 4 परतों क्रस्ट, मेंटल, बाह्य तरल क्रोड और आंतरिक ठोस क्रोड के अलावा है। यह 5वीं परत आंतरिक क्रोड, लोहा और निकल के समान सामग्री से बनी है एवं दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि इसके परमाणुओं की व्यवस्था अलग तरह होने से ठोस संरचना का निर्माण हुआ है।
यह परत आंतरिक क्रोड़ के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग दिशा में निर्मित और विकसित हो सकती है। वर्ष 2002 में यह प्रस्तावित किया गया था कि पृथ्वी में 5वीं परत हो सकती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों पर निर्भर हैं। ये तरंगें विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर अलग तरह से व्यवहार करती हैं, जैसे गर्म सामग्री से गुजरते समय धीमी गति से गुजरना। इस विश्लेषण के अनुसार अंतरतम आंतरिक क्रोड़ घूर्णन अक्ष ध्रुव से ध्रुव तक और विषुवतीय तल ध्रुवों के लंबवत के बीच एक बिंदु पर भूकंपीय तरंगों को धीमा कर देता है। इसके विपरीत आंतरिक क्रोड़ का बाहरी आवरण केवल भूमध्यरेखीय तल में तरंगों को धीमा करता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। विंडसर फ्रेमवर्क। विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार एवं भावनाओं को प्रभावित करने वाली राजनीतिक जटिलताओं के समाधान का नवीनतम प्रयास है। यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा, जो ब्रेक्जिट के सबसे कठिन परिणामों में से एक है। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के तहत ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड को भेजे जाने वाले सामानों के भारी भरकम व्यापार सीमा शुल्क निरीक्षण के साथ उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एकल बाजार में बना रहा, जिससे व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई और खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ कम हो गई। इसके अलावा यूरोपीय संघ के नियमों ने यूके सरकार की कुछ नीतियों को उत्तरी आयरलैंड में लागू करने से रोक दिया तथा एक आयरिश समुद्री सीमा की उपस्थिति के कारण वे लोग परेशान हुए जो एक संयुक्त यूके की मांग करते हैं। विंडसर फ्रेमवर्क उत्तरी आयरलैंड में व्यापार वस्तुओं हेतु ग्रीन और रेड लेन के उपयोग परिचय के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति देकर व्यापार व्यवधानों को संबोधित करना चाहता है। ग्रीन लेन के सामानों के मामले में कम जांच और नियंत्रण होंगे, जिसमें कोई सीमा शुल्क जांच या उत्पत्ति के नियम शामिल नहीं होंगे। फ्रेमवर्क के तहत रेड लेन के सामान यूरोपीय संघ के एकल बाजार को संरक्षित करने हेतु पूर्ण जांच एवं नियंत्रण के अधीन होंगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं। एडिनोवायरस। पश्चिम बंगाल में हाल ही में एडिनोवायरस संक्रमण के कारण सरकारी अस्पतालों में 12 मौतें हुई हैं। हालांकि वर्तमान में वायरल महामारी के कोई साक्ष्य नहीं हैं। एडिनोवायरस 70 से 90 नैनोमीटर आकार का डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए वायरस है। इसके लक्षणों में ठंड लगना, बुखार, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त और नेत्रश्लेष्मलाशोथ गुलाबी आंख शामिल है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।